प्रणाम दोस्तों। तो अमीश त्रिपाठी जो कि बहुत इंडिया के फेमस लेखक हैं, आज उनके बारे में और उनकी एक किताब के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा में आज की किताब है इमॉर्टल ऑफ मेलुआ। इमॉर्टल ऑफ मेलुआ ये शिवा ट्रियोलॉजी की पहली किताब है जो कि फरवरी 2010 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। इसको हिंदी में मेलुआ के मृत्युंजय, जो कि हिंदी में इसका वर्जन है, वो नाम है। अब शिवा ट्रियोलॉजी में 3 किताबें हैं, जिसकी मेरे पास पहली किताब है। तो पहले अमीश त्रिपाठी जो है इनके लेखक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अमीश त्रिपाठी ने IIM कोलकाता किया है। वो मुंबई के ही रहने वाले हैं। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है और 14 साल उन्होंने बैंकर के रूप में नौकरी भी की है। और उसके बाद उन्होंने अपनी बैंकर की नौकरी छोड़कर किताबें लिखना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने काफी सारी फेमस किताबें लिखी हैं, जैसे शिवा ट्रियोलॉजी, रामचंद्र सीरीज लिखी है उन्होंने। रामचंद्र सीरीज में इन्होंने 3 बुक लिखी है, राम, सीता और रावण के ऊपर। उसके बाद सुहाल देव करके इनकी बुक है, धर्मा करके नॉन फिक्शन बुक है, इमॉर्टल इंडिया करके इनकी नॉन फिक्शन बुक है। तो ऐसी कई सारी बुक इन्होंने लिखी है और मोस्टली ये माइथोलॉजिकल फिक्शन लिखते हैं। पौराणिक कथाओं को फिक्शन में कन्वर्ट करते हैं, पौराणिक कथाओं को लेके, और हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है। इनकी जो नॉवेल्स है उनपे मूवीज बनने की बात बहुत समय से चल रही है। और सुहाल देव जो उन्होंने अभी लेटेस्टली एक बुक लिखी थी, उस पर ये खुद ही मूवी बनाने वाले हैं, जिसके ये प्रोड्यूसर है। तो वो बुक आपको होपफुली 1-2 साल में देखने मिल सकती है। और ये शिवा ट्रियोलॉजी के पे भी शायद मूवी बनने वाली है, ऐसी न्यूज आई थी, उसके राइट्स बिक चुके हैं। तो आज हम इस बुक पर चर्चा करेंगे। इमॉर्टल ऑफ मेलुआ में कहानी का मुख्य किरदार है शिवा के ऊपर। हालांकि ये भगवान शिव नहीं है, ये बारे में आपको अभी मैं बता दे रहा हूँ। ये एक फिक्शन कैरेक्टर है। भगवान शिव का इसमें जिक्र है, लेकिन वो भगवान के रूप में है। इसका जो कैरेक्टर वो लगभग शिवा की तरह आपको लगेगा। उसकी सारी चीजें, मतलब उसके दोस्त जैसे नंदी है और वीरभद्र है और सती से उनका प्रेम है। लेकिन हाँ, ये एक शिवा फिक्शनल कैरेक्टर है। इसे भगवान शिवा से मत कंपेयर करना, नहीं तो मतलब ये ऐसा ही एक फिक्शन कैरेक्टर है। इस कहानी पर चर्चा करें तो 2 साम्राज्य है, सूर्यवंशी साम्राज्य है और चंद्रवंशी साम्राज्य है। सूर्यवंशी साम्राज्य जो क्षेत्र में रहता है उसे मेलुआ कहते हैं, और चंद्रवंशी साम्राज्य भारत के, आप उत्तर भारत जितने इलाके हैं, बिहार, झारखंड, इन सब इलाकों में है। ये मैं मैप दे देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मेलुआ जो इलाका है उसकी राजधानी है देवनगरी। तो देवगिरी है वहां की राजधानी, और वहां पे मोहनजोदारो जो पुराना इलाका था वो सब भी उसमें है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान का पूरा इलाका यहाँ पे पश्चिम भारत तक लिया गया है। और ये जो कहानी सेटअप है ये 1900 BC में सेटअप है। काफी पुराने समय में इसे फिक्शनल स्टोरी को सेटअप किया गया है। स्टोरी में आपको माइथोलॉजिकल कैरेक्टर दिखेंगे, जैसे शिव जी का कैरेक्टर है, लेकिन ये फिक्शन कैरेक्टर है, याद रखिए। शिवा है, नंदी है, वीरभद्र है, सती है। उसके बाद आपको दक्ष का कैरेक्टर मिलेगा सती के पिता के रूप में। तो ऐसे कई सारे फिक्शनल कैरेक्टर जो माइथोलॉजी से लिए गए हैं। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी है चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों के बारे में, जिन पे आपस में बनती नहीं। चंद्रवंशी अयोध्या उनकी राजधानी है। वो यहाँ पे रहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में उनका इलाका है। साथ ही साथ नागास का भी जिक्र है, जिनका एक अलग इलाका है। और शिवा माउंट कैलाश और मानसरोवर के पास रहते हैं। तो शिवा जो है वो माउंट कैलाश पर रहते हैं। एक ट्राइब है उनका, छोटा सा आदिवासियों का इलाका है, उसमें वो रहते हैं। उनके यहाँ हमेशा पाखराथी करके जो लोग हैं उनसे हमेशा झगड़ा होता रहता है। तो नंदी एक बार वहां विजिट करने जाते हैं, तो वो शिवा से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ चले आ जाइए, यानी मेलुआ राज्य में आ जाइए, जो कि बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पे सब बहुत सुख शांति समृद्धि से रहते हैं। तो और वैसे भी आपके यहाँ काफी झगड़ा लड़ाई होता रहता है, तो आप चाहिए तो यहाँ पे आ जाइए।
तो शिवा सोचता है कि चलते हैं, वैसे भी हमारे यहाँ काफी झगड़ा लड़ाई होता है, उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। और शिवा भी सोचता है कि यार यहाँ पर हमेशा मार झगड़ा होता रहता है, जो कि उसको पसंद नहीं है। तो उसका जो मित्र होता है भद्र, उससे वो सलाह लेता है। तो भद्र कहता है यार तुम इस ट्राइब के मालिक हो, तुम्हें जो फैसला करना है करो। और वो लोग फैसला करते हैं कि अब वो मेलुआ में रहेंगे। अब वो मेलुआ आते हैं, सबसे पहले वो कश्मीर में आते हैं, जहां उनको पहले रखा जाता है क्वारंटाइन में। सोचिए, अभी तो कोरोना चल रहा है, ये कहानी 2010 में लिखी गई है और लेखक ने कितने चालाकी से, मतलब कितने दिमाग से इसमें लिखा है कि उनको क्वारंटाइन किया जाता है 1 हफ्ते के लिए। क्वारंटाइन का सिस्टम तो सबने अभी सुना होगा, लेकिन ये कहानी 2010 में लिखी गई है और 1900 BC में सेटअप किया गया है और इसमें भी क्वारंटाइन किया गया है। तो काफी सही चीज है, ये काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है कि कई सारी जो बाहर से राज्यों से बीमारियां आती है वो ना फैले। तो ये काफी दाद देता हूं। और एक और बात मेंशन करूंगा कि जिस हिसाब से लड़ाई, जो युद्ध होता है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। नगरियों को, जो मेलुआ राज्य है या अयोध्या राज्य है, उन सबको, चंद्रवंशी के राज्यों को जितना बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल से डिस्क्राइब किया है, वो काफी बढ़िया चीज है इस नॉवेल की। खैर, कहानी पे आते हैं। वो यहाँ पर आते हैं, पहले दिन उन्हें कुछ पीने को दिया जाता है, खाने को दिया जाता है, अकेले रखा जाता है, क्योंकि वो लोग मतलब वहां पे उनका सिस्टम वो नहीं रहता। यहाँ पे लोगों को नहाना पड़ता है, हमेशा रोज कपड़े बदलने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है नई। तो वो लोग करते हैं। और पहले ही दिन ये सब करने के बाद जो वहां के लोग रहते हैं, नंदी रहते, और वहां की जो एक डॉक्टर रहती है, उनको पता चल जाता है कि शिवा जो है वो नीलकंठ है। क्योंकि अभी वो सोमरस पहले उनको दिया जाता है, जो पीने का पदार्थ दिया जाता है वो सोमरस होता है। सोमरस वो पदार्थ है जिससे इन लोग की लॉन्ग लाइफ हो जाती है, मतलब इनमें इनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो सोमरस मिलने के बाद शिवा का जो गला होता है वह नीला हो जाता है और सब लोग उस पे नतमस्तक हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। शिवा समझ नहीं पाता है कि उसे सब नीलकंठ क्यों कह रहे हैं और उसके गले में ये नीला नीला कैसे हो गया और उसके सारे घाव अचानक कैसे सही हो गए जो पुराने लगे हुए थे। तो नंदी उसे बताता है कि नीलकंठ जो है वो हमारे साथ, जो हमारे यहाँ नदियां हैं, उसके बाहर से एक बंदा होगा जो कि भगवान का भेजा हुआ आदमी है और वही सूर्यवंशियों को इन चंद्रवंशियों से बचाएगा। क्योंकि चंद्रवंशी हमेशा छोटे छोटे अटैक करते रहते हैं सूर्यवंशियों पे, जिससे वो लोग परेशान हैं। क्योंकि चंद्रवंशी में पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी सेना ज्यादा है, ये लोग डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकते। हालांकि सूर्यवंशी जो साम्राज्य है, जो मेलुआ साम्राज्य है, वो काफी ताकतवर है, काफी साइंटिफिकली आगे है, लेकिन उनकी लड़ाई में संख्या कम है। वो श्री राम जी को पूजने वाले हैं, वो धर्म पर चलने वाले हैं। और इसमें कई सारी जगह श्री राम जी का जिक्र है भगवान का, कि कैसे वो धर्म के आधार पर लड़ते थे, मतलब एक आदमी एक से ही लड़ेगा, मतलब कैसे युद्ध के नियम थे, वो नियम और धर्म को ही अपना सब कुछ मानते हैं और उसी हिसाब से युद्ध करते हैं। पर जो चंद्रवंशी होते हैं वो धर्म को उतना नहीं मानते, तो वो लोग युद्ध नीति अलग भी अपना सकते हैं, जिससे सूर्यवंशी डरे रहते हैं कि उनकी कहीं हार ना हो जाए। इसलिए वो नीलकंठ को ढूंढते हैं। नीलकंठ जो इनको शिवा के रूप में मिलता है। शिवा को तो नीलकंठ होने पे भरोसा नहीं होता, वो तो ये चीज मानता नहीं है, लेकिन वो देवागिरी, उनका जो मेलुआ का राजधानी होती है, वहां आता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। वहां उसे सती से प्रेम होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे लोग उसे कन्विंस करते हैं कि वो नीलकंठ है और अपनी समस्या बताते हैं। फिर वो रेडी होता है, वो अलग अलग राज्य घूमता है मेलुआ साम्राज्य के, कि कैसे क्या चीजें हो, कैसे युद्ध नीति बनाई जाए, कैसे वो, ये सारी चीजें डिटेल में आप एक कहानी में जानेंगे, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। उसके बाद सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का युद्ध होता है, जिसमें सूर्यवंशी जो कि मेलुआ साम्राज्य होता है, जिसमें नीलकंठ जो शिवा होता है, वो कैसे हरा देता है चंद्रवंशियों को। और जब चंद्रवंशियों पे अंत में कब्जा हो जाता है और जब नीलकंठ जो हमारे शिवा हैं वो जाते हैं वहां पे, अयोध्या जो उनकी राजधानी होती है वहां पहुंचते हैं, तो वो चंद्रवंशियों को देखते हैं। युद्ध के बाद उनको बुरा लगता है कि इतने सारे लोगों के साथ युद्ध हुआ, कई सारे लोग मारे गए, इसका परिणाम क्या निकला। तो जब वो देखते हैं कि अयोध्या में जाके या चंद्रवंशियों के यहाँ जाके कि यहाँ की हालत तो खराब है, ये लोग ठीक तरीके से रहते नहीं, तो ये युद्ध अच्छा है।
लेकिन वो पता नहीं उनके मन में कुछ ना कुछ कचोटता रहता है कि युद्ध से मिला क्या, क्योंकि वहां जाके उनको पता चलता है कि चंद्रवंशी भी नीलकंठ को ढूंढ रहे थे और वो चाहते थे कि चंद्रवंशी के नीलकंठ हैं जो उनकी रक्षा करेंगे। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ सूर्यवंशी भी कहते हैं कि हम नीलकंठ को ढूंढ रहे थे और चंद्रवंशी भी सोच रहे हैं कि हम नीलकंठ को ढूंढ रहे थे कि हमारी रक्षा करेंगे, हमारे राज्य को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं कहीं गलत राज्य में तो नहीं चला गया। लेकिन जब वो चंद्रवंशियों के राज्य को देखते हैं कि वहां की हालत खराब है और सूर्यवंशियों को देखते हैं कि वो कैसे अच्छे तरीके से रखते हैं, सबका शासन प्रशासन कैसा है, तो उनको लगता है कि उन्होंने सही किया। लेकिन जब वो उसके बाद राम मंदिर का दर्शन करने जाते हैं अयोध्या में, वहां पे ऐसे ही भिखारी भीख मांगने वाला उनको मिलता है, जो कि जिसके पास खुद खाने को नहीं होता, थोड़ा उसे भीख मांग के मिलता है। लेकिन वो जब शिवा को देखता है तो उसमें भी वो बांटना चाहता है। तो वो जानता है कि यहाँ की जनता भले से गरीब है, पर ये देने वाली जनता है, ये जो जिसके पास कुछ नहीं वो भी मुझे दे रहा है। तो बहुत कंफ्यूज होता है। सम्राट अशोक की कहानी आपने सुनी होगी कि कैसे युद्ध के बाद उन्हें काफी बुरा लगता है लोगों को देख के मरा हुआ, और वो फिर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो उससे थोड़ा रेफरेंस लिया गया है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लेकिन बात वही है कि शिवा को लगता है कि यार उसने सही किया कि गलत किया। और वो राम मंदिर में जाकर जब बैठता है तो उसे पुजारी मिलते हैं एक, जो उसे पहले भी 2 बार मिलते हैं। तो पुजारी उन्हें बताते हैं कि जो असली महादेव भी थे, जो देवों के देव महादेव थे, जो सुर असुर की लड़ाई तुमने देखी है, उसमें जरूरी नहीं है कि असुर ही हमेशा गलत हो। तो गलतियां सबसे हो सकती हैं, लेकिन अब जो हो गया, अब तुम आगे बढ़ो। अब तुम जानो कि तुम नीलकंठ क्यों हो, या तुम्हें लोग महादेव की उपाधि क्यों दे रहे हैं, या तुम्हें ये सारी चीजें क्यों मिली है, ये युद्ध क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या है, और ये नागाज जो बीच बीच में अटैक करते रहते हैं, इनका क्या कारण है। तो ये ढूंढेंगे ये शिवा ट्रियोलॉजी के दूसरे चैप्टर में, क्योंकि आपको ये पूरी तीनों ट्रियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। मैंने भी एक ही ट्रियोलॉजी पढ़ी है और ये बुक 400 पेज की है, लेकिन अब इस बुक की क्वालिटी बताऊं तो ये इतनी सिंपल इंग्लिश में लिखी है कि माइथोलॉजिकल फिक्शन, आपको पौराणिक कथाएं हो सकता है कि आपको लगेंगे कि यार बहुत डेप्थ होगा, डीप होगा, शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काफी सिंपल लिखी गई है। और सिंपल मतलब कि ऐसा भी नहीं कि एकदम आउट, ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा क्या लिखा है, ऐसा नहीं, काफी अच्छी तरीके से लिखी गई है। तो ये आपको काफी अच्छी लगेगी और आप इसको फटाफट पढ़ लेंगे। और अब इसका दूसरा और तीसरा पार्ट मुझे पढ़ना है। हालांकि मेरे पास अभी काफी सारी बुक पढ़ने को है, इसलिए मैं अभी दूसरा और तीसरा पार्ट ले नहीं पाऊंगा। इन फ्यूचर लूंगा तो आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये लगभग थोड़ी मैंने आपको कहानी बताई है। तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छी है। कई सारे पौराणिक कैरेक्टर्स लिए गए हैं, लेकिन ये कहानी पूरी तरह फिक्शन है। और ये शिवा की कहानी सूर्यवंशी, चंद्रवंशियों के और नागा कैसे बीच बीच में अटैक करते रहते हैं। उसके बाद ये सारी चीजों पर बात करते हैं। सोमरस का क्या रहस्य, सोमरस कैसे बनता है जिससे इनकी लंबी लाइफ होती है सूर्यवंशियों की, ये भी आपको जानने मिलेगा। और शिवा और सती के बीच में प्रेम कैसे होता है, वो दोनों कैसे साथ होते हैं, ये भी आपको इस कहानी में जानने मिलेगा। तो ये ओवरऑल ये कहानी काफी अच्छी है, काफी अच्छी तरीके से लिखा गया। और अमीश त्रिपाठी तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत बेस्ट राइटर है इंडिया के इस समय। तो ये बुक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। बाकी मैं चाहिए तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी और डिटेल में कहानी बताऊंगा। एक एक चैप्टर वाइज आपके लिए कहानी बता सकता हूँ। 25 चैप्टर है टोटल, लेकिन उसके लिए इस वीडियो पे अगर अच्छे लाइक्स होंगे, कमेंट होंगे और कई सारे व्यूज होंगे तो मैं इसकी सीरीज पूरा आपको बनाऊंगा। एक एक चैप्टर के हिसाब से इसको डिटेल में बता दूंगा। बाकी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।